नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमन शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है घाना के खिलाफ। पुरुष हॉकी टीम ने घाना को 11-0 के बड़े अंतर से मात दे दी, शिकस्त दे दी है। जी हां, भारत ने 13 पेनल्टी कॉर्नर्स में से 6 को गोल में तब्दील किया है और भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मैदानी गोल किए, वहीं 1 गोल पेनल्टी स्ट्रोक से मिला भारत को। तो एक बड़ी जीत है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए घाना के खिलाफ। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार मैच रहा भारत के लिहाज से और बेहद ही खराब मैच रहा घाना के लिहाज से, क्योंकि 11-0 के एक बड़े अंतर से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने घाना को रौंद दिया। भारत ने 13 पेनल्टी कॉर्नर में से 6 को गोल में बदला। भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मैदानी गोल किए और वहीं 1 गोल पेनल्टी स्ट्रोक से भारत को मिला था। खबर बिलासपुर से है, जहां पर चाकू से युवक की हत्या कर दी गई है। एसबीआर कॉलेज के सामने घटना हुई है। लड़की के नाम से आरोपी ने फेक आईडी बनाई थी। युवक को इंस्टाग्राम के जरिए लड़की की आवाज में कॉल कर बुलाया गया था। आरोपी फरार है, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। तो न्यायधानी बिलासपुर में चाकू से युवक की हत्या कर दी गई सरेआम। एसबीआर कॉलेज के सामने की घटना यह बताई जा रही है। एसबीआर कॉलेज के सामने ही ये वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के नाम से आरोपी ने फेक आईडी बनाई थी। युवक को इंस्टाग्राम के जरिए लड़की की आवाज में कॉल करके बुलाया जाता है और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि आरोपी फरार है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो बिलासपुर में सरेआम चाकूबाजी की घटना सामने आई। एक युवक की चाकू से हमला करके हत्या कर दी जाती है। एसबीआर कॉलेज के सामने की ही घटना है। युवक को इंस्टाग्राम के जरिए लड़की की आवाज में कॉल किया जाता है, कॉल करके उसको बुलाया जाता है और जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, बताया जाता है कि उसने लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई थी, एक फेक आईडी बनाई थी और उसी आईडी के जरिए लड़की की आवाज में कॉल किया जाता है। युवक को इंस्टाग्राम पर उसको बुलाया जाता है घटनास्थल पर और चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये पूरी वारदात एसबीआर कॉलेज के सामने घटित हुई। अभी आरोपी फरार है, पुलिस सरगर्मी से जिसकी तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ गई। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 28 ट्रेनों को कैंसिल किया है। 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने की वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया गया। अब बात पानी की परेशानी की। कल शाम से 10 लाख लोगों को रायपुर में पानी नहीं मिलेगा। रायपुर वासियों को पानी की सप्लाई बाधित होगी। फिल्टर प्लांट में इंटरकनेक्शन के काम के चलते शटडाउन रहेगा। 48 घंटों का यह मेगा शटडाउन है। राजधानी के 26 बड़ी पानी की टंकियों से सप्लाई बाधित होगी। कई कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचेगा, जिसमें है भाटा गांव, चगोरा भाटा, कुशालपुर, डेरी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, लालपुर, कबीर नगर, जरवाए, गौगांव, मठपुरैना, अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुर टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी।
आगे बढ़ेंगे। कल सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे सीएम शिवनारायण नगर पंचायत पहुंचेंगे और नवनिर्मित कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम शिवनारायण के मेला ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए मेला ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और एसपी विजय अग्रवाल ने कार्यक्रम में स्थल का जायजा लिया। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी आदेश पर विरोध जताया। कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, जिसके बाद सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश सरकार ने दिए। सरकार के इस आदेश के विरोध में अब कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं और राजधानी में सरकारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया उन्होंने। और सरकार की सख्ती के खिलाफ कर्मचारी संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 अगस्त को प्रदेश भर में आदेश की प्रतियां जलाने का फैसला लिया है और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आज आपात बैठक रायपुर राजधानी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक किए गए सशक्त आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा चर्चा न करने और उल्टा 5 दिन का वेतन काटने का तानाशाही आदेश जारी किया गया है। इससे रुष्ट, नाराज और आक्रोशित कर्मचारियों ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की घोषणा की है। तदाशय का निर्णय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में कमल वर्मा के संयोजकत्व में आज पूरे प्रदेश से पधारे प्रांतीय संयोजक, जिला संभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया और ये 22 अगस्त से आंदोलन करने की सूचना कल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को नोटिस सौंप दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। छात्रों को डिग्री देने के बाद सीजीआई ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। युवा लगातार आज बेहतर कर रहे हैं। कड़ी मेहनत का और कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास अभी आगे बेहतर करने का बहुत समय है। सभी क्षेत्रों में बेहतर करने आपके पास अवसर हैं। सामाजिक पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हुए। Congratulate the students on their graduation today. It is a moment of pride, not only for the university, but for you, your parents, faculty, and each and every person who was a part of shaping your life so far. I congratulate and extend my best wishes to everyone. Dear young friends, today marks an important day in your life and a significant milestone in your journey. It marks the culmination of a phase of learning. Now you are deemed ready as worthy citizens to contribute to the nation and the world at large. Let me also congratulate you on becoming part of an immensely challenging, intellectually stimulating and incredibly satisfying. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव के आदर्श गौठान और महिला समूहों की गतिविधियों का मुआयना किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान और गौधन न्याय योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि गौठान और गौधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पशुधन, खेती किसानी और आजीविका को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल देश में सबसे अच्छा बॉटम अप अप्रोच है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बयान ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि देश में रोजगार की कमी है जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा सभी समुदायों को मिलना चाहिए, किसी एक समुदाय को बढ़ावा देना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 से बोलते हुए रघुराम राजन ने यह भी कहा कि भारत में कभी भी श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते।
तो स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। भारत का ऋण, फॉरेन एक्सचेंज ऋण काफ़ी कम है और भारत का इकॉनमी भी, अर्थशास्त्र काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उस स्थिति में नहीं है। प्रॉब्लम है रोज़गारी काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं कि लोग, ये जो अग्निपथ राइट्स हैं, वो हमारा युवा पीढ़ी कह रही है कि हमें और नौकरी चाहिए और रोज़गारी तो काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाना है। उसके लिए नीतियाँ चाहिए। भारत देश की ये परंपरा है और भारत देश का इतिहास है कि भारत देश में कभी जातिगत या धर्म के आधार पर कहीं कोई वाद नहीं रहा है। लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर जो कांग्रेस ने जिस गलत चीज़ों को पिछले 58-60 वर्षों में लाया, यदि उसको केंद्र की सरकार उसको समतुल्य कर रही है, उसको बराबर का व्यवहार कर रही है, उनको ठीक कर रही है, तो इसको बहुसंख्यकवाद का नाम देना ठीक नहीं है। रघुराम राजन जी ने वही बात कही है जो उनको देश के हालात से समझ में आया है। रघुराम राजन जी विद्वान पुरुष है, अर्थशास्त्री हैं, पूर्व रिजर्व के गवर्नर हैं और वर्तमान में देश के जो हालात हैं इस पर उन्होंने अपने बातें कही है। निश्चित तौर पर अगर देश को विकास की ओर आगे बढ़ना है, देश विकास की एक नई ऊंचाई को छुए, उसके देश में एकता जरूरी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। 3 दिनों तक प्रदेश के बीजेपी नेताओं को संघ और केंद्रीय संगठन के नेताओं को प्रशिक्षित किया। मिशन 2023 को लेकर हर घर तिरंगा अभियान सहित समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार हुई। साथ ही केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाने, राजनीतिक रूप से पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने सहित कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने आकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है, उनका उत्साह बढ़ाया है। इस प्रशिक्षण शिविर से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विचारों से लैस होकर, राष्ट्रीयता से लैस होकर और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाएगा और गांव-गांव में मुद्दों को बताएगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सीबीआई के नाम पर सियासत तेज हो गई है। सीबीआई ने राज्य सरकार से कई मामलों में कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है। सीबीआई को अनुमति नहीं मिलने को अब बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी इस विषय को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व गृहमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार को इन मामलों में जांच की अनुमति दे देनी चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अनुमति नहीं देने पर बीजेपी कोर्ट की शरण में जाएगी। जनवरी 2019 में ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई को बिना अनुमति प्रदेश में एंट्री और छापेमारी पर रोक लगा दी है। कि केंद्र की सीबीआई ने 7 मामलों में जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। उनके पास में शिकायत दर्ज है, परंतु राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, उनको बचाना चाहती है और छत्तीसगढ़ राज्य में अनुमति नहीं दे रही है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार को उसमें अनुमति देना चाहिए, नहीं तो हम ये मानेंगे कि भ्रष्टाचार को, अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। 24 घंटे में 220 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में 57, दुर्ग में 15, राजनांदगांव में 21, बालोद में 13, रायगढ़ में 21, बिलासपुर में 18 केस सामने आए पिछले 24 घंटे में। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस बार थोड़ी रफ्तार धीमी हुई है कोरोना की। 24 घंटे में 220 केस मिले। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग 2 का तबादला आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार वर्मा ने तबादला आदेश जारी किया। बलौदाबाजार में एक नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जहां 2 दरिंदों ने नाबालिग को 10 रुपए का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया। दरिंदों ने 3 दिनों तक मासूम के साथ गैंगरेप किया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने 76 साल के बुजुर्ग और एक 47 साल के अधेड़ को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
दुर्ग में नामी आरोपी भिलाई से गिरफ्तार किया गया। बिहार में हत्या कर आरोपी 3 महीने से फरार था। गिरफ्तार आरोपी सीवान जिले में हत्या कर फरार था। दुर्ग पुलिस ने आरोपी आफ्ताफ आलम को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी पर बिहार पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। बिहार राज्य के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक हत्या हुई थी, जिस पर से 92/2022 अपराध कायम हुआ था और इस पर 302, 307, 2527 अनसेट की धारा लगी हुई थी। इस पर जो मुख्य आरोपी है आफ्ताब आलम मौके पर से फरार था और उसके खिलाफ बिहार पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। बिहार पुलिस की सूचना पर से जामुल थाना की टीम और बिहार पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसको आज जामुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और इस पर भी ट्रांजिट रिमांड पर से बिहार ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश होने से नदी नाले उफान पर, जिससे कई जगहों पर सड़कों के बहने का मामला सामने आया है। सड़क बहने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय लोग जैसे तैसे लकड़ी का पुल बनाकर आवागमन कर रहे हैं। ताजा मामला बोडला ब्लॉक के ग्राम रोल से बरेला पर परसाही जाने वाला मार्ग है और इस रास्ते में अर्ध लेवल का काम हुआ है। मरूम डालकर छोड़ दी गई, जो बारिश की पानी में बह गई। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक के हालात बन गए हैं, जिससे किसानों की परेशानियां फिर से बढ़ गई। प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए किसानों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं बन रहा है प्रदेश में। पूरे प्रदेश में बारिश की बात करें तो 2% से अधिक बारिश हुई है, लेकिन राज्य के 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बलरामपुर में 63%, जशपुर में 63%, सरगुजा में 65%, तो रायपुर में 32%, कोरिया में 47%, सूरजपुर में 42% कम बारिश दर्ज हुई। जो रायपुर की मतलब पूरे प्रदेश की जो स्थिति है, सामान्य से 2% अधिक वर्षा चल रही है और 19 जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। 8 जिले ऐसे सामान्य से कम वर्षा हुई है। सर्वाधिक जो वर्षा हुई है ये बीजापुर जिला में है, 140% अधिक है। लेकिन अगर वही देखें तो जो जशपुर है इसमें 63% तक कम बारिश हुई है जी। जो सरगुजा पूरा संभाग है ये सब कम बारिश में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं। उसमें रायपुर भी है जिसमें 32% कम है, बेमेतरा है जिसमें 25% तक कम वर्षा चल रही है जी। अभी क्या स्थिति, सिस्टम कुछ डेवलप हो रहा है? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो। ये फिलहाल 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होगी, वो भी गरज चमक के साथ होगी। देश दुनिया में कई तरह के मंदिर हैं जहां की अपनी अपनी मान्यता है। ऐसा ही एक मंदिर बालोद के वनांचल में है, जहां की मान्यता सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस मंदिर में गलती करने वाले देवी देवताओं को सजा दी जाती है। आपने अब तक अदालतों को किसी दोषी व्यक्ति को सजा देने की बात सुनी होगी, लेकिन बालोद जिले में जंगलों से घिरे गांव ठेमा बुजुर्ग के दंतेश्वरी मंदिर में थाने वाली माँ देवी देवताओं को सजा देती है। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके में हजारों देवी देवताएं हैं और कोई देवी देवता अगर नियम का उल्लंघन करता है या नियम विपरीत काम करता है तो उन्हें थाने वाली माँ की अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाता है और उनकी गलती के अनुसार उनकी सजा तय की जाती है। ये अब बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि यहाँ देवी देवताओं का भी थाना है, यहाँ माता जी के पास में ही लगा हुआ है और यहाँ अगर देवी देवताओं के द्वारा कुछ छल होता है तो थाना वाली जो माता है वो उनको सजा के रूप में अपने नियम से देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के लंजीगढ़ से दंतेश्वरी माता बालोद जिला पहुंची, जहां वह सबसे पहले कामता गांव में रुकी और अपने साथ के कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, जिसके चलते उस गांव में आज भी कुत्ते का मंदिर है। जिसके बाद माता अपने दल के साथ घोड़दा गांव पहुंची और उस गांव का नाम घोड़दा पड़ा और फिर आखिर में ठेमा बुजुर्ग पहुंची, जहां विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। तभी से ठेमा बुजुर्ग में दंतेश्वरी माता के नाम से मंदिर तैयार किया गया और लोग उनकी पूजा करने लगे। माता जी का आगमन महाराष्ट्र की लांजीगढ़ से होते हुए
ये अपना डोंडी क्षेत्र ग्राम कामता पहुँचे, वहाँ फिर खाना वगैरह बनाए, अपने घी गुड़ के चूल्हा बना के वहाँ खाना खाए। उससे फिर वहाँ से फिर ठेमा बुजुर्ग के लिए निकले तो घोरदा ग्राम है, वहाँ उन लोग नहाए धोए, फिर वहाँ से निकले तो उस ग्राम का नाम घोरदा पड़ा। उसके बाद हमारे ग्राम ठेमा बुजुर्ग में ठहरे तो पहले इस गांव को ठेमा के नाम से ही जानते थे, आज ठेमा बुजुर्ग के नाम से जानते हैं। आज दंतेश्वरी माता की मान्यता इतनी है कि ठेमा बुजुर्ग गांव के साथ ही आसपास के 18 गांव के लोग उनमें अपनी आस्था मानते हैं। यही वजह है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पहले 18 गांव के लोग दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माथा टेकते हैं। खेती कार्य की शुरुआत से पहले भी मां के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, फिर खेती के काम की शुरुआत होती है। नवरात्र में पूरे प्रदेश से लोग माता के दर्शन के लिए अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंचते हैं। तो वहीं दीपावली के बाद पहले रविवार को देव मेले का आगाज होता है, जिसके बाद आसपास के गांव में मेला पर्व मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।